ओके हे गाइस, बैक टू द चैनल। और होपफुली आपकी होली अच्छी बीती हो, आपने इन्जॉय किया काफ़ी सारा। तो इन्जॉयमेंट्स हो गई है ख़त्म और आप वापस आते हैं अपनी स्टडी पे। और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 5 को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैप्टर 4 को, आप और मैं दोनों मिलकर चैप्टर 4 के प्रैक्टिस सेट को फटाफट से कंप्लीट कर लें। उसके बाद चैप्टर 5 में अच्छे से तोड़ फोड़ काम करेंगे, अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें को सीखेंगे। तो रोल करते हैं चैप्टर 4 के प्रैक्टिस सेट पे। आ जाते हैं यहाँ पे चैप्टर 4 के प्रैक्टिस सेट पे। ये आ गया है चैप्टर 4 का प्रैक्टिस सेट। अब देखो, इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर n। एक नंबर है जो कि गिवन होगा, यूज़र के द्वारा उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले एक फोल्डर ले लेंगे जिसमें प्रैक्टिस 04.c, ठीक है। एक फोल्डर बन चुका है हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है हमारा कि हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट उठा लूँगा, इंट नम, जो कि यूज़र से लेना है। प्रिंटफ इंटर द नंबर, जो कि यूज़र बताएगा एक नंबर जिसे मैं स्कैनफ कर लूँगा %num के अंदर। ऑलराइट, अब इसे मैं चूज़ कर सकता हूँ किसी भी लूप से बनाने का। मैं इसे चूज़ कर सकता हूँ वाइल लूप, डू वाइल लूप या फिर फॉर लूप, अपने अकॉर्डिंग। num इक्वल्स टू 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 1 से शुरू होगा। num इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 10 तक जाएगा, डिपेंड करता है आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हो। एंड num प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑलराइट, मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ पे एक और लेना होगा, आई वेरिएबल लेना होगा, क्योंकि num तो मैं यूज़र से ले लूँगा। तो देयर अ स्लाइट मिस्टेक, तो मैं यहाँ num की जगह पे आई लिखूँगा। आई मैं इसीलिए लिखूँगा क्योंकि मैं आई को इंक्रीमेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा printf %d इंटू %d इक्वल्स टू %d। पहला %d होगा मेरा num के लिए, दूसरा %d होगा मेरा i के लिए, और तीसरे %d में होगा num इंटू आई। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया है। तो अब इसे फटाफट से रन कर लेंगे। यूज़र से पूछ लेना नंबर कौन सा डालो। यूज़र ने डाला 2, और मैंने यहाँ पे एक स्लाइट मिस्टेक किया, मैंने यहाँ पे \n नहीं लगाया, इसी वजह से ये एक लाइन पे प्रिंट हो गया। ओके, तो अब यूज़र से नंबर पूछा जा रहा है, यूज़र ने डाला 2, प्रिंट हो गया 2 का टेबल। होपफुली ये वाला क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 10 इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं करना है, मैं इसे फटाफट से हटा देता हूँ। बॉयलर प्लेट को ले लूँगा, इंट नम और आई। ओके, यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटफ यूज़र बताओ कौन सा नंबर का रिवर्स ऑर्डर चाहिए तुम्हें। स्कैनर %d %num फॉर आई इक्वल्स टू 10। आई की वैल्यू 10 होगी। आई होगा यहाँ पे मैं आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी लिख सकता हूँ, और मैं इसे आई भी छोड़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कंपाइलर नॉन जीरो वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देता है। एंड आई माइनस माइनस। अब उसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रिंटफ %d इंटू %d इक्वल्स टू %d। ये हो रहा है, पहले है num, फिर है i, फिर है num इंटू आई। ऑलराइट, इसे रन कर दो फटाफट से। यूज़र से पूछ लो नंबर उन्होंने फिर से बता दिया, और मैंने फिर से गलती ये कर दी कि मैंने यहाँ पे \n नहीं लगाया। ओके, ऑलराइट, कोई बात नहीं। ओके, 2 10 20, 2 1 2, ये हो गया रिवर्स में हमारा प्रिंट। मैं जल्दी जल्दी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने चाहता हूँ कि ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस में मैं अपने एक्साइटमेंट को ख़त्म कर दूँ। एक्साइटमेंट मुझे इसलिए क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 5। जैसे कि चैप्टर 5 में पता ही है कि आज हम लोग करने वाले हैं फंक्शन एंड रिकर्सन, तो उसके लिए इंतजार नहीं हुआ जा रहा है बिल्कुल भी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे फटाफट से। ये है एक वर्बल क्वेश्चन। अ डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड व्हाट, एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट ट्वाइस, एट मोस्ट वंस। इसका आंसर मैं चाहता हूँ कि आप टाइम स्टैम्प लगा के वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में कर दो, ताकि मैं फटाफट से मोटिवेटेड फील हो जाऊँ, मेरे अंदर और एनर्जी आ जाए कि हाँ, मेरी ऑडियंस भी सीख रही है, मेरी ऑडियंस मेरे साथ है, साथ में हम लोग सीख रहे हैं। तो आपने होपफुली वीडियो को पॉज करके कमेंट आउट किया है। इसका आंसर मैं दे दूं कि एटलीस्ट वंस, क्योंकि एक बार तो डू एग्जीक्यूट होता ही है,
डू का जो सिंटेक्स होता है एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वाइल का कंडीशन आता है। तो इसका आंसर है हाँ, एक बार एग्जीक्यूट होगा कम से कम, तो एटलीस्ट वंस। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक वर्बल क्वेश्चन है। व्हाट कैन बी डन यूजिंग वन टाइप ऑफ लूप कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग अदर टाइप ऑफ लूप्स। जो काम को हम लोग एक वाइल लूप में कर सकते हैं, क्या हम उस काम को डू वाइल लूप और फॉर लूप में कर सकते हैं? आप इस चीज़ को वापस से टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर करो। होपफुली आपने किया, और मैं इसका आंसर दे देता हूँ। इसका आंसर है कि हाँ, हम कर सकते हैं। हर वो प्रोग्राम जिसको मैं वाइल लूप में कर सकता हूँ उसे डू वाइल और फॉर लूप में कर सकता हूँ। हर वो प्रोग्राम जिसको डू वाइल में कर सकता हूँ उसको बाकी के दो में भी कर सकता हूँ, और हर वो प्रोग्राम जिसको फॉर लूप में मैं कर सकता हूँ उसे मैं वाइल और डू वाइल में कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे ये कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू सम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग वाइल लूप। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को करना है यूजिंग वाइल लूप। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बॉयलर प्लेट कोड उठा लूँगा, इंट नम। अब मैं यहाँ पे नम को यूज़र से नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है कि फर्स्ट 10 को ही करना है। तो बस मैं यहाँ पे कर दूँगा नम, और यहाँ पे मैं एक ले लूँगा नम इक्वल्स टू 1 कर दूँगा, क्योंकि नम 1 से शुरू होगा। और यहाँ पे ले लूँगा सम इक्वल्स टू 0, ऐड करने के लिए सम ले लूँगा। अब मैं यहाँ पे एक वाइल कंडीशन लगाऊंगा, वाइल नम इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को करना है। तो सम प्लस इक्वल्स टू नम, सम को प्लस इक्वल्स टू करते रहो नम के साथ, और नम प्लस प्लस कर दो, और इसको तुम ले आओ बाहर और इसको कर दो प्रिंटफ सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर परसेंटाइल डी, जो कि आएगा सम से। फटाफट से रन कर दो, देख लो यहाँ पे आंसर क्या है। सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर 55, जो कि है सही। होपफुली ये वाला भी समझ में आ गया हो। और आ जाते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट प्रोग्राम 5 यूजिंग फॉर लूप एंड डू वाइल लूप। ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 को बनाया, उसे मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर उसे फॉर और डू वाइल लूप में बनाओ। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप करो, क्योंकि फॉर और डू वाइल लूप का सिंटैक्स आपको पता है, बस आपको इसे उसमें इम्प्लीमेंट करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करो। इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में करो कि हाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया है, हुर्रे, ये वाला कमेंट मुझे चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ द नंबर अकरिंग इन अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 8 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में जो भी वैल्यूज़ आएंगी उसको ऐड कर देना है। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, आ जाएंगे यहाँ पे, अपना बॉयलर प्लेट कोड उठा लेंगे, इंट नम। अब मैं इसे चाहता हूँ कि मैं यूज़र के लिए बनाऊँ। यूज़र के लिए इसलिए बनाऊँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और आप इसे अच्छे से समझो। ऑल्दो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ नम इक्वल्स टू 8, लेकिन मैं इसे यूज़र के लिए बनाना चाहता हूँ। प्रिंटफ यूज़र, एक नंबर इंटर करो, इंटर है नंबर, यूज़र एक नंबर इंटर करो। ओके, यूज़र जैसे ही एक नंबर इंटर कर देगा मैं उसे ले आऊँगा किसके अंदर, फॉर के अंदर। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक वेरिएबल जिसका होगा नाम मल्टीप्लाई, और एक वेरिएबल जिसका नाम होगा सम, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई भी करना है सम भी करना है। ऑलराइट, तो आ जाएंगे यहाँ पे फॉर, और यहाँ पे मैं ले लूँगा एक वेरिएबल आई जो कि इंक्रीमेंट होगा। आई, ओके, आई इक्वल्स टू नम, आई जो होगा वो नम के बराबर होगा। आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, ऑब्वियसली वो 10 तक जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, आप टेबल को कहीं तक भी लेके जा सकते हो। मैं 10 तक लेके जा रहा हूँ, आई प्लस प्लस। अब मैं करना चाहूँगा यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू नम इंटू आई, और सम इक्वल्स टू सम प्लस इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, और मैं इसे कर दूंगा प्रिंटफ सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ परसेंटाइल डी इज परसेंटाइल डी। तो यहाँ पे नम और यहाँ पे सम, दैट्स इट, इजी पीस ऑफ केक। और राइट, यहाँ पे कहीं तो गलती हुई है। गलती कहाँ पे हुई है, चलो फटाफट से देख लेते हैं। गलती हुई है हमारे पास, ऑल राइट, मिस्टेक यहाँ पे है, माय बैड, इंटर नंबर। अगर मैंने यहाँ पे डाला 2
सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इज़ 108। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हम डाल देते हैं 1, क्योंकि हमने 1 to 10 को ऐड करके देखा और हमारे पास था आंसर 55। तो आंसर यहाँ पे है 55, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 इज़ 55। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग अ फॉर लूप। अब फॉर लूप से हमें एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे फटाफट से अपना बॉयलर प्लेट कोड ले लेंगे, इंट नम ले लेंगे और इंट फैक्टोरियल ले लेंगे। ओके, प्रिंटफ करके यूजर से पूछेंगे इंटर अ नंबर, एक नंबर दर्ज किया जाए जिसको मैं ले लूँगा स्कैनफ के अंदर, और मैं यहाँ पे एक फॉर लूप बनाऊँगा जिसमें मैं लिखूँगा आई इक्वल्स टू नम। मुझे एक वेरिएबल यहाँ पे आई बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, आई बन गया एक वेरिएबल। आई इज लेस देन इक्वल्स टू, ओके, आई इक्वल्स टू 1 नहीं, नम नहीं, आई इक्वल्स टू 1, क्योंकि किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल 1 से शुरू होगा। और आई इज लेस देन इक्वल्स टू नम और आई प्लस प्लस। ऑलराइट, अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे उसका फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल निकालने का मतलब तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से कर देंगे फैक्टोरियल एस्ट्रिक इक्वल्स टू आई, और इसे प्रिंटफ ले लेंगे। फैक्टोरियल ऑफ परसेंटाइल डी इज परसेंटाइल डी नम फैक्टोरियल। रन कर दो फटाफट से। एक नंबर यूजर से पूछ लो, इंटर अ नंबर, सपोज 5, फैक्टोरियल इज 120। ऑलराइट, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब आ जाते हैं पीडीएफ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8 को वाइल लूप से रिपीट करो। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट यूजिंग लूप्स। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप ट्राई करो, तो कि आपका इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर को कैसे निकालना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 9, 10 और क्वेश्चन नंबर 11 भी वही है कि क्वेश्चन नंबर 10 को बाकी 2 लूप्स में ट्राई करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को ट्राई करो। ये आपका होमवर्क है, और आप कमेंट करके बताओ कि जब आपने बना लिया हो या बन गया हो या नहीं बना हो, जो भी हो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ ये बन गया, हाँ ये नहीं बना। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियरिफाई करूँ। तो आप क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को कंप्लीट करो। इस तरीके से हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाता है। हमने यहाँ पे चैप्टर 4 के प्रैक्टिस सेट को खत्म कर लिया है। चैप्टर 4 के प्रैक्टिस सेट को खत्म करने का मतलब ये है हमारा कि हमने लूप्स को कम्प्लीटली तरीके से खत्म कर लिया। हमने लूप्स सीख लिया है अच्छे से। हम लूप्स को किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से फोड़ सकते हैं, हम अच्छे से बना सकते हैं। तो अब हम लोग फटाफट से रोल इन करेंगे चैप्टर नंबर 5 पे, जो कि है हमारा फंक्शन एंड रिकर्सन। ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के बाद ये, चलो सबसे पहले से रोल इन करते हैं चैप्टर 5 पे, उसके बाद मैं कुछ बताना चाहूँगा। अभी देखो, फंक्शन एंड रिकर्सन, सबसे पहला दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए, सबके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि फंक्शन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है, कब है। अब इसका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल ये देना चाहूँगा कि अगर मेरे पास एक रेसिपी है, मेरे पास चिकन बटर मसाला की रेसिपी है, मुझे बताया ये गया है कि सुनो भाई साहब, तुम्हें हर रोज़ अपने मेन्यू में चिकन बटर मसाला बनाना है और खाना है। तो क्या मैं उसके रेसिपी का जो मेन मसाला होगा उसे रोज़ रोज़ बनाऊं, अच्छा लगेगा क्या? मैं एक बारी, मतलब हमेशा के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये एक एग्जांपल है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं एक बारी में ही ज़्यादा मसाला बना के उसे डीप फ्रिज में रख लूँ ताकि मैं उसे जब चाहूँ तब यूज़ कर लूँ? ये एक अच्छा रास्ता है। सेम एज दैट फंक्शन वही है। फंक्शन ये है कि आप एक टुकड़ा बना लोगे किसी चीज़ का और उसे जब ज़रूरत होगी तब आप यूज़ करोगे। टेक्निकल एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो अगर आपको कहीं पे पोयम प्रिंट करना है जो कि 60-70 लाइन का है और उसे आपको 10,000 बार प्रिंट करना है, तो क्या एक आइडियल वे ये होगा कि आप उसे 10,000 बार प्रिंटफ करके प्रिंट करो 60-70 लाइन? क्या ये एक आइडियल वे होगा? आई डोंट थिंक सो। आइडियल वे ये होगा कि आप उसका एक फंक्शन बना दो और उसे आप जब चाहे तब कॉल कर दो। अब आई डोंट एक्सपेक्ट कि मेरे इस डेफिनेशन से, मेरे इस एग्जाम्पल से आपको पूरा फंक्शन और रिकर्सन समझ में आ गया। तो इसे समझने के लिए आओ यार, असेंबल हो जाते हैं एवेंजर्स की तरह और चलते हैं फंक्शन एंड रिकर्सन पे करते हैं वार। चलो आजा।
यहाँ पे डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखो डेफिनेशंस को इसलिए देखना है क्योंकि मैंने इसे बुकिश नहीं बनाया है, मैंने इसे सिंपल रखा है, जितना समझना है जितना मसाला चाहिए उतना ही रखा है मैंने, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं की है। तो देखो sometime our program gets bigger in size and it is not possible for a programmer to track which piece of code is doing what। जेन्युइन सी बात है, अगर 10-20 हज़ार लाइन का हमें प्रोग्राम लिखना है और उसमें हमें नहीं पता होगा कि कौन सा पीस ऑफ कोड कौन सा काम कर रहा है, कौन सा प्रिंटफ क्या प्रिंट कर रहा है, कौन सा स्कैनफ क्या स्कैन कर रहा है, कौन सा लूप कहाँ चल रहा है, ये हमें नहीं पता होगा, इसका ट्रैक हम नहीं रख सकते। तो फंक्शन एक रास्ता है कि हम उस अपने कोड को, अपने पूरे प्रोग्राम को कुछ छोटे छोटे भागों में तोड़ दें और उसे हम बाद में रीयूज़ कर सकें। तो कि यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, सो दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर अ प्रोग्रामर टू रीयूज़ देम। रीयूज़ देम ये एक बहुत भारी वर्ड होने वाला है पूरे फंक्शन चैप्टर के दौरान। ऑलराइट, तो ये रीयूज़ टर्म को आपको समझना है। मैं इसे चाहूँगा कि आप इसे क्लियरली समझो कि रीयूज़ टर्म क्या होने वाला है। ऑलराइट, ओके, तो रीयूज़ क्यों, अभी इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे आगे। ऑलराइट, आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे व्हाट इज़ फंक्शन। डेफिनेशंस फटाफट देख लेते हैं। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। अ फंक्शन कैन बी रीयूज्ड बाय प्रोग्रामर इन अ गिवन प्रोग्राम एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ए फंक्शन जो कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा जो कि एक पर्टिकुलर टास्क करेगा, और एक फंक्शन को एक प्रोग्रामर यानी कि एक इंसान जो कि एक प्रोग्रामर होने वाला है उसके बाद वो उसे कितनी बार भी रीयूज़ कर सकता है। यहाँ पे रीयूज़ वर्ड बहुत बार आएगा पूरे चैप्टर के दौरान, और मैं इस वर्ड पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज इसीलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो सिंटेक्स देख लेते हैं इसका फटाफट से। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल डाल देना है। अब यहाँ पे देखो एक फंक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन। इनके माता पिता जिन्होंने बनाया फंक्शन उन्होंने इसके ये नाम दिए हैं। जो हमें जो काम करना है, हमें बस एक प्रोग्राम को अपने कंपाइलर को बताना है कि मैं एक फ़ंक्शन बनाने जा रहा हूँ। कंपाइलर बोलेगा हाँ बिल्कुल बनाइए, क्यों नहीं बनाइएगा, आपका प्रोग्राम है, आप बनाओ फंक्शन। तो उसे हम नाम दे देंगे फंक्शन प्रोटोटाइप। अब इंट मेन के अंदर मुझे उस फंक्शन को कॉल करना है। मुझे कहना है कि यार कंपाइलर भैया देखो मैंने फंक्शन बना तो दिया था, मैंने आपको बताया था शुरू में फंक्शन प्रोटोटाइप में मैंने आपको बताया था कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, अब मुझे उसे कॉल करना है भैया, देख लो आप ज़रा। तो मैं उसे वहाँ पे कॉल करूँगा। अब कंपाइलर पूछेगा हाँ कॉल तो करना है भाई साहब, वो तो सही कह रहे हो आप, लेकिन कॉल करके कराना क्या है ये तो बता दो। तो उसे मैं दूंगा फंक्शन डेफिनेशन, उसे मैं बताऊंगा कि कॉल करना है तो काम क्या करना है। अब इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए आ जाते हैं फटाफट से अपने VS कोड पे और यहाँ पे समझते हैं। बॉयलर प्लेट कोड उठा लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं बस एक कन्वेंशन के लिए ले लेता हूँ int i = 10। ये बस एक कन्वेंशन है, इसका कोई यूज़ नहीं होने वाला है, बस ऐसे ही। अब यहाँ पे मुझे एक फंक्शन बनाना है वॉइड फंक्शन जो कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड फंक्शन में मैं यहाँ पे बनाऊँगा डिस्प्ले। डिस्प्ले एक फंक्शन होगा जो कि यहाँ पे आके देखो, अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा। printf hi I am learning function with रुद्र। ऑलराइट, अभी देखो ये हो गया हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप और ये वाला हो गया हमारा डेफिनेशन। ये हो गया हमारा फंक्शन टाइप, ये हो गया हमारा डेफिनेशन, और ये हो गया ओके ये हो गया हमारा फंक्शन कॉल। अब देखिए ये काम किस तरीके से करेगा, अभी मैं इसे जैसे रन करूँगा, ये देखो इसने मुझे दे दिया हाई आई एम लर्निंग फंक्शन विद रुद्र, ये इसने हमें मुझे आउटपुट दे दिया। अब मैं इसे जितनी बारी भी चाहूँ मैं इसे बिना प्रिंटफ दिए अपना काम करा सकता हूँ। देखो इसने एक लाइन में ही प्रिंट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक करी, मुझे यहाँ \n दे देना चाहिए था। अब देखो मैं जितनी बारी भी इस फंक्शन को कॉल करूँगा वो उतनी बारी मुझे फंक्शन के जो डेफिनेशन में है वो मुझे प्रिंट आउट दे देगा। होपफुली यहाँ पे आपको फंक्शन का फंडा समझ में आ गया, एक ओवरव्यू समझ में आ गया कि फंक्शन का फंडा क्या है। ऑलराइट, आ जाते हैं अब देखो, अब इनके माता पिता ने जो उन्हें नाम दिया है मैंने उन नामों को अच्छे से
डिफाइन किया है, अच्छे से बताया है। उसके लिए नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। देखो फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है। फंक्शन प्रोटोटाइप इज़ अ वे टू टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन वी आर गोइंग टू डिफाइन इन अ प्रोग्राम। तो फंक्शन प्रोटोटाइप वो रास्ता है जिससे मैं अपने कंपाइलर भैया से कहूँगा कि भैया सुनो, मुझे ना एक फ़ंक्शन बनाना है भैया। तो कंपाइलर बोलेगा कि हाँ भैया जी बनाओ, बिल्कुल बनाओ, फंक्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बना दो बिल्कुल। और जैसा कि मैंने बनाया, कंपाइलर से कहा कि भैया जी मैंने एक वॉइड फंक्शन बनाया है, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है वॉइड फंक्शन बनाया है, तो इसके बदले में रिटर्न तो नहीं होगा कुछ भी। वॉइड बनाया है, वॉइड का मतलब होता है खाली, तो इसके साथ रिटर्न कुछ नहीं जाने वाला है बिल्कुल भी। ये हो गया फंक्शन प्रोटोटाइप। अब फंक्शन कॉल क्या? फंक्शन कॉल ये एक रास्ता है जिससे आप कंपाइलर को बताओगे कि कहाँ पे, किस समय पे फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। नोट दैट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन फंक्शन इन द सीक्वेंस द इंस्ट्रक्शन आर रिटन। जैसा कि मैंने बताया कि आप कंपाइलर भैया से कहोगे कि भैया मैंने फंक्शन तो बना दिया, अब उसे कॉल करने की बारी आ गई है, सुनो तो उसे कॉल कर दो। बोले हाँ बिल्कुल कॉल कर देंगे, क्यों नहीं कर देंगे, आपने बनाया फंक्शन, हम बैठे हैं आपके लिए यहाँ पे, हम करेंगे कॉल उसे। तो आप उसे वहाँ पे फंक्शन कॉल कर दो और वहाँ पे वो प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, वो मेन से एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, इंट मेन, ये वाले से एग्जीक्यूट होगा, ऐसे टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगा, ऊपर से नीचे। ऑलराइट, अब आ जाते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही फंक्शन डेफिनेशन में इसी सेट के अंदर आपका सारा इंस्ट्रक्शन जाएगा। जो आप फंक्शन के कराना चाहते हो, जो आप फंक्शन से करवाना चाहते हो, वो इसी फंक्शन डेफिनेशन के सिंटेक्स के अंदर आएगा। अब इसका काम देखो कैसे होता है। जब भी एक फंक्शन कॉल होता है, यहाँ से समझते हैं, जब भी एक फंक्शन कॉल होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे, मैं से हटा देता हूँ, मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैंने फंक्शन कॉल किया यहाँ से, तो मेरा कंपाइलर ने इंट मेन से शुरू कर दिया। इंट मेन में वो आया, उसने देखा इंट आई इक्वल्स टू 10, उसके बाद उसने देखा डिस्प्ले ये फंक्शन था, इसको उसने देखा। इसको देखने के बाद वो ऊपर और नीचे की सारी चीज़ें भूल जाएगी, कंट्रोल पूरी तरीके से डिस्प्ले के पास चला जाएगा। डिस्प्ले के पास यानी कि वो आ जाएगा ये वाले सिंटेक्स पे। यहाँ पे आने के बाद वो देखेगा कि यहाँ पे जो है प्रिंट है, तो वो प्रिंट कर दो। उसके बाद जैसे ही वो प्रिंट करेगा, उसके बाद ही कंट्रोल जाएगा मेन के पास। जब तक डिस्प्ले के पास कंट्रोल रहेगा तब तक मेन सस्पेंडेड रहेगा। जैसे ही फंक्शन का ख़त्म हो जाएगा काम, मेन वापस से रिज्यूम कर जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है अच्छे तरीके से। व्हेन ए फंक्शन इज कॉल्ड फ्रॉम मेन, द मेन फंक्शन फॉल्स asleep and gets temporarily suspended. During this time the control goes to the function being called. When the function body is done executing, main resumes. वही चीज़ मैंने बताया है। अब देखो यहाँ से फटाफट हम लोग देख लेते हैं क्विज। राइट अ प्रोग्राम विद द 3 फंक्शन, गुड मॉर्निंग फंक्शन विच प्रिंट्स गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून फंक्शन विच प्रिंट्स गुड आफ्टरनून, गुड नाइट फंक्शन विच प्रिंट्स गुड नाइट। अब देखो मेन शुड कॉल ऑल दिस फंक्शन इन ऑर्डर 1, 2 और 3। आ जाते हैं फटाफट से अपने कंपाइलर पे। यहाँ पे बॉयलर प्लेट को डाल देंगे और यहाँ पे मुझे 3 फंक्शन बनाना है। गुड मॉर्निंग का एक फंक्शन बनाना है और एक गुड आफ्टरनून का बनाना है और एक बनाना है फंक्शन गुड नाइट का। ओके, ये बन गए मेरे 3 फंक्शन। अब देखो मुझे गुड मॉर्निंग वाले फंक्शन पे प्रिंट क्या करवाना था, गुड मॉर्निंग रुद्र। ऑलराइट, और गुड आफ्टरनून वाले फंक्शन में मुझे प्रिंट कराना था गुड आफ्टरनून रुद्र। ऑलराइट, और थोड़ा सा अपना टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे कर दूंगा गुड नाइट रुद्र। अब देखो मेरा काम कैसे होने वाला है। काम ऐसे होने वाला है, मैंने यहाँ पे हर जगह पे सेमीकॉलन छोड़ा है तो फटाफट से सेमीकॉलन डाल देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे अब मुझे कॉल करना है। कॉल करने के लिए वापस से थोड़ा सा टाइम बचाते हुए देखो मैंने गुड मॉर्निंग लिखा, गुड आफ्टरनून लिखा, गुड नाइट लिखा। अब मैं इसे कॉल कर दूंगा। इसने मुझे देखो गुड मॉर्निंग रुद्र, गुड आफ्टरनून रुद्र और गुड नाइट रुद्र, इसने मुझे कॉल करके दे दिया।
अब मैं इसमें से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ गुड मॉर्निंग को कॉल करूँ और मुझे गुड आफ्टरनून ऑटोमेटिकली और गुड नाइट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए? क्या इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? तो देखो, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है गुड आफ्टरनून को कॉल कर दो। फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे गुड नाइट को कॉल कर दो और दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे करता क्या है ये। अब मैंने सिर्फ गुड मॉर्निंग को कॉल किया, ऑलराइट, मैंने सिर्फ गुड मॉर्निंग को कॉल किया और इसने मुझे ऑटोमेटिकली गुड आफ्टरनून रुद्र भी प्रिंट कर दिया, गुड नाइट रुद्र भी प्रिंट कर दिया। ये कैसे हो गया? ये इस तरीके से हुआ। मैंने गुड मॉर्निंग को कॉल किया, उसने देखा कि गुड मॉर्निंग, अच्छा गुड मॉर्निंग को कॉल किया हो, कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग में कंपाइलर आएगा। गुड मॉर्निंग में कंपाइलर आते ही उसने देखा कि यहाँ पे तो प्रिंटफ लिखा हुआ है, उसने गुड मॉर्निंग रुद्र प्रिंटफ किया। उसके बाद उसने देखा कि अरे यहाँ पे तो एक और फंक्शन लिखा हुआ है, वो है गुड आफ्टरनून। अब वो गुड आफ्टरनून का जैसे फंक्शन देखेगा वो आ जाएगा इस वाले लाइन पे। इस वाले लाइन पे आने के बाद वो देखेगा कि यहाँ पे प्रिंटफ है, तो यहाँ पे प्रिंटफ है तो चलो प्रिंटफ कर दिया। और उसने देखा अरे वापस से यहाँ पे है गुड नाइट का एक और फंक्शन, तो वो वापस से आ जाएगा गुड नाइट वाले फंक्शन पे और देखेगा कि यहाँ पे है एक और प्रिंटफ, इसे प्रिंट कर देगा और इसके बाद कोई और फंक्शन नहीं है तो एग्जिट कर जाएगा। तो इस तरीके से मैं इनडायरेक्टली एक फंक्शन से दूसरे और तीसरे और चौथे और पांचवें फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। ये एक ब्राउनी पॉइंट है जो आपके टूल बॉक्स में होना चाहिए। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम मेन, जो कि मैंने बताया कि सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से होता है। ए सी प्रोग्राम कैन हैव मोर देन वन फंक्शन, जो कि हमने अभी अभी बनाया 3 फंक्शन, तो ये क्लियर है। एवरी फंक्शन गेट्स कॉल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम मेन, जो कि मैंने बताया कि एक फंक्शन को कॉल करके आप इनडायरेक्टली मेन से ही दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी, लेट्स टॉक अबाउट देम। देखो 2 टाइप होते हैं फंक्शन के, उनकी बात कर लेते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में बात करूँ तो आपको ये चीज़ सुन के थोड़ा सा लगेगा कि हमने क्लास 1 से ही लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ करना शुरू कर दिया था। अगर मैं बता दूं, याद दिलाऊं, तो सबसे पहले अगर हमने यूज़ किया था वो था प्रिंटफ, जिसमें हमने किया था हेलो वर्ल्ड, हेलो आई एम लर्निंग प्रोग्रामिंग विद रुद्र। तो प्रिंटफ, स्कैनफ एक तरीके का फंक्शन ही है जो कि लाइब्रेरी फंक्शन होता है। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो कि हमने अभी अभी कर दिया, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और डिस्प्ले, ये था यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब देखो वाई यूज़ फंक्शन का यूज़ क्यों होता है? टू अवॉइड री राइटिंग द सेम लॉजिक अगेन एंड अगेन, जो कि मैंने बताया, एक ही लॉजिक को एक बार बार लिखने से बचने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। टू कीप ट्रैक ऑफ वॉट वी आर डूइंग इन अ प्रोग्राम, हम क्या कर रहे हैं, किस प्रोग्राम में कौन से सेक्टर में क्या रन हो रहा है, कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड में क्या रन हो रहा है, उस चीज़ को ट्रैक में रखने के लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन का। टू टेस्ट एंड चेक लॉजिक इंडिपेंडेंटली। अब देखो ये लाइन का एक अच्छा सा एग्जांपल ये है कि अगर आप एक गेमर हो, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और आप नहीं चाहते हो कि आपकी आइडिया किसी को पता चले, आपका लॉजिक किसी को पता चले, तो आपको जिस सेक्टर में, जिस सेट ऑफ कोड में अगर दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करोगे, उस सेट ऑफ कोड का एक फंक्शन बना दोगे और उसे आप अपने फ्रेंड, अपने कलीग के साथ शेयर करोगे, ताकि वो आपको एरर फाइंड करने में हेल्प करे और आपका लॉजिक भी सेफ हो जाए। तो ये एक अच्छा मेथड है अपने लॉजिक को प्रिवेंट करने का, तो इसलिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। अभी देखो, अभी तक हमने वॉइड को पास किया, यानी कि हमने कुछ फंक्शन तो बनाया लेकिन उससे हमने कुछ मांगा नहीं, ना ही उसे कुछ दिया। तो अब हम लोग कहते हैं कि पासिंग वैल्यू टू अ फंक्शन। अब फंक्शन वॉइड नहीं होगा, अब फंक्शन इंट भी हो सकता है, अब फंक्शन फ्लोट भी हो सकता है, अब फंक्शन कैरेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। तो बदले में हमें, अगर मैं इंट दूंगा तो इंट लूंगा, फ्लोट दूंगा तो फ्लोट लूंगा, कैरेक्टर दूंगा तो कैरेक्टर लूंगा। इसे कहते हैं पासिंग वैल्यू टू अ फंक्शन। अभी देखो यहाँ पे एक मैंने प्रोटोटाइप दिया है, इंट सम, इंट ए, इंट बी। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये सम का है, सम का एक हमने बनाना है फंक्शन। तो देखो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लूँगा इंट सम, जिसमें कि मैं 2 वेरिएबल लूँगा, इंट ए, इंट बी, ठीक है ना। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लूँ इंट सी, जिसमें मैं कर दूँ सी इक्वल्स टू ए प्लस बी और रिटर्न कर दूँगा सी, यानी कि सी के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसे लेके रिटर्न कर जाओ। अब इसका यूज़ देखो कैसे करूँगा मैं यहाँ पे इंट ले लूँगा। इंट मुझे 2 वैल्यू चाहिए क्योंकि मैंने 2 नंबर को ऐड करने का फंक्शन बनाया है, तो मुझे 2 नंबर चाहिए। तो इंट मैं a इक्वल्स टू 10 ले लेता हूँ और b इक्वल्स टू 15 ले लेता हूँ।
ऑलराइट, अब मैंने यहाँ पे बना दिया फंक्शन प्रोटोटाइप, यहाँ पे मैंने बना दिया फंक्शन डेफिनेशन। अब मैं कर लूँगा फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं ऐसे लिख दूँगा प्रिंटफ सम ऑफ ए एंड बी इज परसेंटाइल डी, जो कि है मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे ए कॉमा बी। अब देखो हुआ क्या, जैसे ही मैंने रन किया, ऑलराइट, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक करी है। मिस्टेक मैंने ये करी है कि मैंने यहाँ पे सन लिखा है और मैंने यहाँ पे सम लिखा है। तो ये मैं यहाँ फटाफट से एन की जगह पे एम कर देता हूँ। ओके, अभी देखो सम ऑफ ए एंड बी इज 25, 10 + 15 25। ऑलराइट, होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया है। आ जाते हैं नोट्स के ऊपर। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, इंट सम, इंट ए बी, इंट सी, ए + बी, रिटर्न सी 0। और यहाँ पे देखो ए और बी जो है पैरामीटर्स है। आई डोंट नो ये सब लोग बताते हैं या नहीं, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि लोग इस चीज़ों को स्किप कर देते हैं। ए और बी पैरामीटर्स है, यहाँ से समझते हैं इसका। एक्चुअली इसमें एराइज करने वाला क्वेश्चन ये था कि यहाँ का इंट ए और इंट बी, यहाँ का इंट ए और इंट बी इक्वल है क्या? माई आंसर इज़ एंड यूनिवर्सल आंसर इज़ नो, ये सेम नहीं है। यहाँ पे मैं x और यहाँ पे y भी ले सकता हूँ। तो मुझे करना क्या होगा, x और y यहाँ पे लिखना होगा और उसके बाद मेरे पास आएगा सम ऑफ ए एंड बी इज़ 25। अब इसका मतलब क्या समझे तुम, यहाँ पे जो इंट ए और बी है, इंट ए और बी जो है वो है पैरामीटर्स यानी कि एक वो खाली जगह है जो मैं बना दिया। और x और y जो है वो है आर्ग्यूमेंट, जो कि ओरिजिनल वैल्यू है, जो कि a और b के जगह पे आएगा और ऐड होके उसका सम मुझे मिल जाएगा। तो ये आई डोंट थिंक सो कि हर कोई बताता है। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि a और b पैरामीटर्स है और जो इसमें मैंने देना है वैल्यूज़ वो होगा मेरा आर्ग्यूमेंट। ऑलराइट, वही चीज़ मैंने यहाँ पे नोट में बताया कि पैरामीटर्स आर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल प्लेस होल्डर्स इन द फंक्शन डेफिनेशन एग्जांपल ए बी, और आर्ग्यूमेंट जो होता है एक्चुअल वैल्यू पास होता है जो कि फंक्शन कॉल में मेक करता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। ये फंक्शन जो है वो एक ही वैल्यू एट अ टाइम पे रिटर्न कर सकता है। पॉइंट नंबर 4 हमारा ये कहता है कि इफ़ द पास्ट वेरिएबल इज चेंज्ड इनसाइड द फंक्शन कॉल डजंट चेंज द वैल्यू इन द कॉलिंग फंक्शन। अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा गया, अगर मैं सपोज एक फंक्शन बनाता हूँ इंट चेंज करके मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ a = 20 रिटर्न a, और मैं यहाँ पे इंट a = 10 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ printf द वैल्यू ऑफ a बिफोर चेंज फंक्शन इज परसेंटाइल डी, जो कि है a से। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ अपना फंक्शन और मैं यहाँ पे चेंज a करता हूँ, ठीक है, ऐसे करता हूँ, तो मैं इसका आंसर आपसे चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है a की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? अगर मैंने a की वैल्यू 10 लिखी है और मैंने उसे एक फंक्शन में बनाया है कि a की वैल्यू 20 होगी, तो अगर मैं उसे प्रिंट करूँगा मेन के अंदर तो क्या a की वैल्यू चेंज हो जाएगी? मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को यहीं पे पॉज करो, आप टाइम स्टैम्प लगा के इसका आंसर करो कि हाँ हो जाएगी या नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, और अगर होगी तो क्यों होगी। मुझे रीज़न चाहिए इसका। मैं वेट कर रहा हूँ, आप कमेंट करो। होपफुली आपने कमेंट किया है तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि नहीं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो देखते हैं हम। देखो a की वैल्यू, सॉरी ये मैंने सेव नहीं करा इसीलिए पिछला आंसर दे रहा है। देखो a की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ a बिफोर फंक्शन इज 10, द वैल्यू ऑफ a आफ्टर चेंज फंक्शन इज 10। दोनों में ही इसका आंसर 10 ही होने वाला है। ऑलराइट, दोनों में ही इसका आंसर
10 ही होने वाला है। ए की वैल्यू नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि ए का ओरिजिनल वैल्यू पास नहीं होता है कभी भी फंक्शन को। किसी भी वेरिएबल का जो कि मेन के अंदर है वो फंक्शन को अपना ओरिजिनल वैल्यू पास नहीं करता है, वो उसकी एक कॉपी पास करता है। तो अगर आप कॉपी को तोड़ो मड़ोड़ो फोड़ दो कुछ भी कर दो, उसकी ओरिजिनल वैल्यू तो वही रहने वाली है ना। एग्जाम्पल में समझो कि मेरे पास नोट्स है, मेरे पास किसी सब्जेक्ट की नोट्स है और मैंने आपको उसका ज़ेरॉक्स दिया है। तो अगर आप ज़ेरॉक्स को फाड़ दो, जला दो, किसी को दे दो, कुछ कर दो, क्या मेरे ओरिजिनल पेपर्स की एग्जिस्टेंसी ख़त्म हो जाएगी? नहीं ना। आपने तो ज़ेरॉक्स वाले चीज़ के साथ कांड करा है, मेरा चीज़ तो मेरे पास सेफ़ है। दैट्स इट। यहाँ पे वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वेरिएबल फंक्शन में इसकी कॉपी पास होती है और इसे टेक्निकल वर्ल्ड में कहा जाता है मिसनोमर। ऑलराइट, होपफुली यहाँ पे समझ में आ गया है। ये मैंने वही चीज़ बनाया है। अब देखो यहाँ पे क्विक क्विज क्या है कि यूज़ द लाइब्रेरी फंक्शन टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए स्क्वायर यूजिंग साइड ए। यहाँ पे हमने बनाना है एक फंक्शन जिसमें हमने कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं बना लूँगा फटाफट से एक फंक्शन जिसमें मैं ले लूँगा इन साइड, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक हमारा ये कहता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। तो वही चीज़ मैं करने वाला हूँ, रिटर्न साइड इंटू साइड। मैं यहाँ पे देखो लॉजिक्स को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये इजी है। मैं यहाँ पे इंट एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल ए इक्वल्स टू साइड इंटू साइड ना करके मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ रिटर्न कर दो साइड इंटू साइड। ऑलराइट, तो अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे यहाँ पे लेना है इंट एस या फिर साइड, कुछ भी ले सकते हो। ये यहाँ वाला मेन का वेरिएबल और इंट जो फंक्शन का वेरिएबल है वो दोनों अलग है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है आप क्या लेते हो। तो प्रिंटर यूज़र से पूछो इंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर स्कैनफ % % साइड। अब उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दूँगा। किस तरीके से? मैं यहाँ पे लिखूँगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज ओके स्क्वायर इज % टाइपो मिस्टेक्स एंड ऑल, कोई बात नहीं होती है। यहाँ पे मैं लिखूँगा एरिया और मैं यहाँ पे कर दूँगा साइड। अब देखो फंडा क्या है यहाँ पे। अभी यूज़र से पूछा जा रहा है इंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर। अगर मैं 5 डालता हूँ तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25 ऑब्वियसली। अगर मैं यहाँ पे इंटर द साइड ऑफ द स्क्वायर अगर मैं 10 डालता हूँ तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100 ऑब्वियसली। चलो यहाँ पे हमारा क्विक क्विज कंप्लीट हो गया है। अब देखो क्विक क्विज ख़त्म करने के बाद हमने कर लिया है फंक्शन को ख़त्म। फंक्शन के बारे में मैं एक चीज़ बता दूँ, एक चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ, मैं नहीं बताना चाहता, मैं ये आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि फंक्शन के बारे में आपने कितना समझा। क्योंकि आई डोंट एक्सपेक्ट कि एक बारी में आपको फंक्शन कम्प्लीटली समझ में आ जाए। अगर आपको एक बारी में कम्प्लीटली समझ में आ जाता है फंक्शन, तो यार यू आर वन ऑफ दोज पर्सन, वन ऑफ दोज सिलेक्टेड पर्सन हु हैव देयर IQ ऑन द नेक्स्ट लेवल, लिटरली। लेकिन अगर आपको फंक्शन एक बारी में समझ में नहीं आता है तो दिस इज़ कॉमन, दिस इज़ लिटरली कॉमन, होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो अगर आपको फंक्शन एक बारी में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो में वापस से शुरू करो। नोट्स है आपके पास कमेंट बॉक्स है आपके पास, मेरे हैंडल्स है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, DM कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आई एम अवेलेबल 24/7, एनीथिंग फॉर यू गाइज। तो आप वीडियो को वापस से शुरू करो, आप वापस से नोट्स के साथ शुरू करो और उसके बाद आप वापस से समझो। और ये हो ही नहीं सकता यार कि आपको समझ में ना आए। एक बार नहीं आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, 3 बार नहीं आ रहा, 4 बार, 5वें बार तो आप डन हो जी, बिल्कुल। आपने नहीं समझ में आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होना ही नहीं है। तो फंक्शन कंप्लीट करने के बाद अब हम आ जाते हैं रिकर्शन पे। अब देखो रिकर्शन क्या चीज़ है। रिकर्शन ये चीज़ है कि आपको फंक्शन के अंदर ही एक और फंक्शन को अगर कॉल करना है, उस चीज़ को, उस बला को कहते हैं रिकर्शन। नहीं समझे? आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप अभी मेरे डेफिनेशन से ही समझ जाओ। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल ये है, देखो नीचे। अगर फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का, अगर फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो उसका क्या होगा? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 होगा। तो क्या मैं उसे इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 × 2 × n - 1 × n, यानी कि 5 - 1 × 5, क्योंकि 5 के पहले जो आएगा वो तो उससे कम ही होगा। 5 - 1 × 5 यानी कि 4 × 5।
तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन इंटू एन, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन इंटू एन लिख सकता हूँ मैं। तो इसको मैं अभी कोड में करके दिखाता हूँ, फिर देखना आप रिकर्शन को कैसे समझ जाओगे, ठीक है। ऑल राइट, आ गए हैं हम यहाँ पे अपने फैक्टोरियल इंट n। ऑल राइट, इंट n। अभी देखो इंट n एक फैक्टोरियल होने वाला है जिसमें मैं एक ले लूँगा एक और वेरिएबल इंट f जिसमें मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा। तो देखो इफ़ n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1, अगर n 0 होता है या n 1 होता है तो एक लेके रिटर्न कर जाओ। एक लेके क्यों रिटर्न कर जाओ? क्योंकि n की वैल्यू अगर 0 होगी, अगर मैंने 0 का फैक्टोरियल मांगा तो 0 की फैक्टोरियल 1 होती है, 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है सबको मालूम है, लेकिन 0 की भी फैक्टोरियल 1 होती है, तो वो एक लेके रिटर्न कर जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर एक से ज़्यादा मैंने फैक्टोरियल मांगा तो क्या करो, तो तुम कर दो f इक्वल्स टू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। यहीं पे देखो मैंने किया क्या, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को कर दिया है कॉल। रिटर्न कर दो तुम, f को लेके रिटर्न हो जाओ। अब देखो इसे कॉल किस तरीके से करना है, इंट नम printf इंटर नंबर, एक नंबर दर्ज किया जाए जो कि आएगा स्कैनफ के अंदर। मैं कभी प्रोग्राम बनाते हुए मैं बहुत फ़नी मोड में चला जाता हूँ क्योंकि मज़ा आने लग जाता है लिटरली। तो अब मुझे करना है फैक्टोरियल निकालना है, तो प्रिंटफ में कर दूंगा फैक्टोरियल ऑफ परसेंटाइल डी किसके लिए, नम के लिए, और दूसरा परसेंटाइल डी है मेरे फैक्टोरियल भाई साहब के लिए। अब देखो हुआ क्या, मैंने इसे रन किया, कंप्यूटर ने मुझसे मांगा एक नंबर बताओ भैया जिसका फैक्टोरियल निकालना है, मैंने डाल दिया 5, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120 एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। हुआ क्या, अब इसे रिकर्शन क्यों कहेंगे हम, इसे रिकर्शन इसलिए कहेंगे क्योंकि एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया है, इसे हम रिकर्शन करते हैं, दैट्स इट, इतना ही है, कोई लोड वाली बात नहीं है, किसी भी तरीके का कोई लोड वाली बात नहीं है। अब ये काम किस तरीके से किया, देखो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे अच्छे से ड्राई रन किया है। ये काम किस तरीके से किया, मैंने मांगा इसे फैक्टोरियल 5 यानी कि n इंटू एन माइनस वन, जो कि मेरे पास था, ये मेरे लॉजिक में था n इंटू एन माइनस वन, तो 5 इंटू एन माइनस वन यानी कि फैक्टोरियल 4, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, तो ये बोले रुको भैया ज़रा मुझे फैक्टोरियल 4 तो लाने दो। फैक्टोरियल 4 लाने के लिए वो नीचे गया, वो देखा 5 इंटू फैक्टोरियल 4 यानी कि n माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन यानी कि 4 इंटू एन माइनस वन यानी कि 3, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, वो बोला रुको ज़रा सब्र करो फैक्टोरियल 3 तो लाने दो। तो फैक्टोरियल 3 आया, उसी से वो फैक्टोरियल 2 आया, फैक्टोरियल 1 आया, फैक्टोरियल 1 आने के बाद वो बेस वैल्यू हो गया। बेस वैल्यू कैसे हो गया, फैक्टोरियल 1 जैसे आया उसने यहाँ देखा कि इफ़ n इक्वल्स टू 1 होगा तो 1 लेके रिटर्न कर जाना है, मुझे उससे नीचे देखना ही नहीं है। तो फैक्टोरियल 1 हुआ तो वो 1 लेके रिटर्न हो गया। इंपॉर्टेंट नोट्स, अब देखो मुझे यहाँ पे क्या बताना है, रिकर्सन इज समटाइम द मोस्ट डायरेक्ट वे टू कोड एन एल्गोरिदम। अब देखो रिकर्सन आपके टूल बॉक्स में होना जरूर चाहिए, आपको रिकर्सन के बारे में पता होना चाहिए, और रिकर्सन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट होता है। कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रिकर्सन को आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हो, हर जगह रिकर्सन काम नहीं आता है। जैसे कि इसका एक अच्छा एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने फैक्टोरियल वाला बताया, तो इस कंडीशन में रिकर्सन कितना अच्छा साबित हुआ, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं हुआ। तो आपको हर जगह रिकर्सन को घुसेड़ना नहीं है, स्मार्टली यूज़ करना है, सफिशिएंटली यूज़ करना है जहाँ पे आप कर सकते हो। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट देखो, दिस कंडीशन विच डजंट कॉल द फंक्शन एनी फर्दर इज द इन द रिकर्शन फंक्शन इज कॉल्ड एज द बेस कंडीशन। जैसे कि वहाँ पे हुआ फंक्शन 1 जब कॉल हुआ तो उसने देखा कि 1 की वैल्यू तो 1 ही होगी, तो वो बेस वैल्यू हो गया। जब बेस वैल्यू हो जाएगा तो उसके आगे फंक्शन कॉल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट देखो हमारा क्या कहता है, सम टाइम ड्यू टू अ मिस्टेक मेड बाय द प्रोग्रामर अ रिकर्सिव फंक्शन कैन कीप रनिंग विदाउट रिटर्निंग रिजल्टिंग अ मेमोरी एरर। कभी कभी होता है कि एक मिस्टेक की वजह से आपका प्रोग्राम रन करते जाता और एक मेमोरी एरर दे देता है, यानी कि इन्फिनिटी में चल जाता है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है फंक्शन एंड रिकर्सन। आप मुझे कुछ ना करके, आप मुझे कमेंट डाउन करके ये ज़रूर बताना कि आपने एक चैप्टर कितने अच्छे तरीके से फर्स्ट टाइम में समझा, नॉट सेकेंड अटैम्प्ट।
फर्स्ट टाइम में आपने कितने अच्छे तरीके से समझ लिया, आप मुझे ये बताओ कमेंट करके। और चैप्टर एंड करते ही मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को एक थम्स अप करो, और अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम साथ में ग्रो हो रहे हैं, हम साथ में नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। अभी बहुत कुछ है सीखने को, कंप्यूटर वर्ल्ड इज़ अ वेरी लार्ज एंड वेरी इनफ स्पेस, तो हम बहुत कुछ सीखेंगे साथ में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और एनर्जेटिक के साथ। तब तक मैं चाहता हूँ कि आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस करो, क्योंकि फंक्शन एंड रिकर्सन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव चैप्टर है, और ये एक प्रोग्रामर के लिए ये एक बोन मैरो की तरह काम कर सकता है। ये बहुत अच्छा चैप्टर है इन सेंस। तो आप इसको प्रैक्टिस करो तब तक, जब तक न्यू चैप्टर अपलोड नहीं होता है। तो तब तक के लिए टेक केयर और कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड पीस आउट। थैंक यू।